फ्रेंड्स, माय नेम इज उसामा खान और आप लोग देख रहे हैं केमिस्ट्री मेंटोर। आज बच्चों हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने लगे जिसका नाम है लॉ ऑफ मैथ सेक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से और ये इस चैप्टर का सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन है। लॉ ऑफ मैथ सेक्शन किसे कहते हैं, क्या होता है, समझते हैं। शुरू करते हैं आज का प्यारा सा टॉपिक। शुरू करें बच्चों, चलो जी शुरू करते हैं। लॉ ऑफ मैथ सेक्शन किसने दिया, कौन से वो साइंसदान, और ये लॉ ऑफ मैथ सेक्शन हमें क्या बताता है। शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन। जनाब लॉ ऑफ मैथ सेक्शन हमें दिया था सीएम गुलबर्ग एंड पीटर वेग ने। किसने दिया था बच्चों? सीएम गुलबर्ग और पीटर वेग, दो साइंसदान थे। इन्होंने ये लॉ दिया था 1869 में। कब दिया था? 1869 में। ये लॉ कहता क्या था, करता क्या था भाई, इसका फायदा क्या था? सबसे बड़ी बात है फायदा क्या था। आपको पता है हम लोग फायदे के बगैर भी काम नहीं करते। चलो भाई शुरू करते हैं। स्टेटमेंट, मजाक करो बच्चों, कुछ चीज़ें फायदे के बगैर भी होती हैं। स्टेटमेंट क्या थी इस लॉ की? ये लॉ कहता था जनाब के रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है, किसी भी रिएक्शन में जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके एक्टिव मास के। किसके? उसके एक्टिव मास ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंसेस, उसके एक्टिव मास ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंसेस के रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मास ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। इसका मतलब क्या था, इसको कैसे समझते हैं, जरा आओ समझो। मिसाल मैं जनरली एक बात करता हूँ, मेरे पास दो रिएक्टेंट्स हैं A प्लस बी। इसकी जनरल डेरिवेशन करते हैं। जनरली सिंपल डेरिवेशन वैसे से बोलते हैं हम लोग, सिंपली इसे जरा ड्राइव करते हैं कि ये क्या बात कर रहा है। हम लोगों के पास है A प्लस बी, दो रिएक्टेंट थे, क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन था तो हमारे पास बने C प्लस डी। आपको पता है A प्लस बी मिलकर क्या बना रहे हैं? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। C प्लस डी दोबारा जा रहे हैं, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। A प्लस बी इस साइड पे, रेट ऑफ फॉरवर्ड इस साइड पे, रेट ऑफ फॉरवर्ड इस साइड पे, रेट ऑफ रिवर्स। यस और नो? यस। तो मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट बोल सकता हूँ कि जनाब जो रेट ऑफ रिएक्शन है, अच्छा ए बी सी डी हमारे पास है क्या? ए बी सी डी हमारे पास ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट है, लेकिन जब हम लोग इनको स्क्वायर ब्रैकेट्स में एक्सप्रेस करते हैं, किसमें बच्चों? स्क्वायर ब्रैकेट्स में। ए बी सी डी को जब हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट्स में एक्सप्रेस करते हैं, मतलब ऐसे, तो इसे बोलते हैं एक्टिव मास। क्या बोलते हैं? एक्टिव मास। मोलर कंसंट्रेशंस भी इन्हें बोल सकते हैं, एक्टिव मास भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? एक्टिव मैस। ए बी सी डी को हम लोग क्या बोलते हैं, जब हम इसे स्क्वायर ब्रैकेट में एक्सप्रेस करें, इसे क्या बोलते हैं? एक्टिव मैस। अच्छा जी, तो रेट ऑफ रिएक्शन। अब मुझे एक बात बताएं, रेट ऑफ रिएक्शन किसके ऊपर डिपेंड करेगा? A प्लस बी। मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन कब होगा? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन तब होगा जब A प्लस बी आपस में मिलेंगे। यस और नो? जब ये मिलेंगे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन होगा। यस और नो? यस। तो मैं लिख सकता हूं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ A एंड बी। ये स्टेटमेंट याद रखनी है, एग्जैक्टली वैसी स्टेटमेंट्स लिखूंगा मैं, एग्जैक्टली बिल्कुल सेम। एक्टिव मास ऑफ ए एंड बी। देखो रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंस। दो सब्सटेंस आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, उसके रेट ऑफ रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ ए एंड बी। यस और नो? यस। अच्छा, बहुत सारे बच्चे ना यहाँ पे प्लस लिख देते हैं, वो कहते हैं सर यहाँ पे भी प्लस लिखा था, हमने यहाँ पे भी लिख दिया। बेटा ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। तो क्या हो गया? ऐसा जरा फोकस करके पढ़ते हैं बेटा। याद रखना एक्टिव मास कभी भी ऐड नहीं होता, हमेशा इसका प्रोडक्ट लेते हैं। क्या लेते हैं? प्रोडक्ट। सारे बोले क्या लेते हैं? प्रोडक्ट। अच्छा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन से जरा छोटा करके लिख देता हूं, आर एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए एंड बी। मुझे लगता है कैमरे में हम लोग नजर नहीं आ रहा, तो इसे क्वेश्चन 1 बोल देते हैं, ऊपर लिखता हूं मैं, आर एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए एंड बी। अच्छा, मैंने क्या किया, मैंने आर एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन खत्म करके एक रेट ऑफ फॉरवर्ड कांस्टेंट लेके आया और ए एंड बी यूं ही लिख दिया। आपको पता है इसे हमने बोला इक्वेशन 1, इसे नहीं, इसे बोला इक्वेशन 1। अच्छा, यहाँ पे मुझे बताया C प्लस डी कब जाएगा? जब रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन होगा। रेट, इसका मतलब है C प्लस डी बैकवर्ड जाएगा, तो उसके इसमें कौन सा रेट ऑफ रिएक्शन होगा? रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। तो मैं यहाँ पे एक और रेट है, रेट ऑफ रिएक्शन है, वो कौन सा है? रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C एंड D। आ रहा, समझ के नहीं आ रहा? देखो ये कहता था रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास, मैंने रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ ए एंड बी। क्यों? ए बी मिलेंगे, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन होगा। इधर देखो बच्चों, ए बी मिले फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, C प्लस डी मिले रिवर्स रिएक्शन होगा। यस और नो? यस। आ रहा, समझ के नहीं आ रहा? आ रहा। तो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन को मैं लिख सकता हूँ आर आर तरह छोटा सा करके लिख देते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C एंड D। यस और नो? यस। आसान सी बातें हैं बच्चों, क्या ये आसान बातें करें हम लोग। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन खत्म करके रेट ऑफ रिवर्स कांस्टेंट लेके आते हैं C एंड D। इसे बोलते हैं इक्वेशन 2। क्या बोलते हैं? इक्वेशन 2। अच्छा, अब आपको पता है
एट डायनामिक इक्विलिब्रियम या एट इक्विलिब्रियम इन रिवर्सिबल रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसके बराबर होता है? रेट ऑफ रिवर्स। फ्रॉम वन इक्वेशन इन टू इक्वेशन रेट ऑफ फॉरवर्ड किसके बराबर है? रेट ऑफ फॉरवर्ड बराबर है के एफ ए बी। रेट ऑफ रिवर्स किसके बराबर है? के आर सी डी। अच्छा, ये मल्टीप्लाई इधर आगे क्या होगा? डिवाइड। क्या होगा बच्चों? डिवाइड। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये सी डी ओवर ए बी। समझे? दो कांस्टेंट जब डिवाइड होते हैं तो मैथ्स कहता है कि न्यू कांस्टेंट आएगा, मैथ्स का रूल है। तो जनाब एक न्यू कांस्टेंट आया जिसका नाम था के सी। क्या नाम था? के सी। के सी को बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अच्छा, मैं ना आखिर में एक बात करूंगा बच्चों, जो हमारी किताब में जरा हट के लिखी होगी, जो हट के बताऊंगा। के सी किसके बराबर आया? सी डी ओवर ए बी। सी डी ओवर ए बी। अच्छा, ये लॉ ऑफ मैथ सेक्शन हमने ड्राइव किया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। मुझे एक बात बताएं, लॉ ऑफ मैथ सेक्शन आप कहेंगे सर आपने स्टेटमेंट लिख दी, डेरिवेशन करके दिखा दी, ये वो, लेकिन लॉ ऑफ मैथ सेक्शन का फायदा क्या था? ये क्यों कर रहे हैं हम लोग? बेटा ये फाइंड करके देखता है हमें रेट ऑफ रिएक्शन। क्या फाइंड करके देता है? रेट ऑफ रिएक्शन। कि भाई रेट क्या है रिएक्शन का? रेट किस रेट से रिएक्शन मूव कर रहा है। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, ये हम एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड करते हैं। ये लॉ ऑफ मैथ सेक्शन थोड़ी देर बाद ऑब्सोलीट हो गया था, मतलब इतना चल नहीं सका था। फिर हमने रेट लॉ इक्वेशन बनाते हैं केमिकल काइनेटिक्स में, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करके देता है लॉ ऑफ मैथ सेक्शन। ठीक है? अच्छा, कैसे हम लोगों ने फाइंड किया? सी डी ओवर ए बी। आप लोगों को डेरिवेशन समझ आ गई। सबसे पहले क्या है? इंट्रोडक्शन। आपने हेडिंग्स बना के करना, ही याद रखें। इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन के बाद स्टेटमेंट, स्टेट के बाद सिंपल डेरिवेशन। सिंपल डेरिवेशन हम लोगों ने की, उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की हेडिंग बनाई, तकरीबन यहाँ पे रेट ऑफ फॉरवर्ड बनाए, यहाँ पे रेट ऑफ रिवर्स बनाए एट इक्विलिब्रियम, और यहाँ पे केसी आ गया। क्लियर? आगे समझ। लेकिन यहाँ पे कहानी थी। आओ बच्चों सुनो कहानी। एक था राजा, एक थी रानी। मिटा दूं? मिटा दो। चलो शुरू करें आगे बातें। चलो, यहां पे कहानी थी छोटी सी। कहानी जरा समझना। ये अभी जो हम लोगों ने ड्राइव किया ना, ए प्लस बी सी प्लस डी, ये उन रिएक्शंस के लिए थी जिनके अंदर नंबर ऑफ मोल्स की तादाद 1 है। यहां पे 1, यहां पे 1। ये ऐसे रिएक्शंस के लिए थी। मिसाल के तौर पे CaO और CO2 को ऐड करें तो क्या बनता है? CaO CO3। कल भी हमने ये पढ़ा था, A1। यहां पे रिएक्शन की तादाद, रिएक्टेंट्स की तादाद 1 है। अब रिएक्टेंट की तादाद 1 है तो इसका मतलब है कि जनाब यहां पे ये लॉ वेरीफाइड था, मतलब ये चीज समझ में आ रही थी, ये इक्वेशन ड्राइव हो सकती थी। लेकिन ऐसे रिएक्शंस, मिसाल के तौर पे N2 + 3H2 गिव्स 2NH3, ऐसे रिएक्शंस में क्या होगा? यहां पे 1 है, हमें पता है यहां पे 1 है, लेकिन ये 3 क्या है? समझो बच्चों, जरा बात को समझो, दोबारा आराम से समझाता हूं। देखो, A के साथ क्या है? 1, B के साथ क्या है? 1, लेकिन यहां पे तो 3 है। हमने तो सिंपल ए बी को समझा हुआ है ना, ए बी। देखो, ये ए हो गया, ये बी हो गया, इसको छोड़ दो। ये 3 क्या है? व्हाट इज 3? सोच में पड़ गए ना हम लोग। ये 3 क्या है? हाँ, क्या होता है ये 3? फिर हम लोगों ने इसके लिए एक जनरल एक्सप्रेशन ऑफ लॉ ऑफ मैथ सेक्शन को ड्राइव किया। किसको बच्चों? जनरल एक्सप्रेशन ऑफ लॉ ऑफ मैथ सेक्शन। ये हमारे पास सिंपल डेरिवेशन है जो भी हम लोगों ने किया है। क्यों? क्योंकि ये सिंपल रिएक्शंस के ऊपर आसानी से एप्लीकेबल हो रही थी, लेकिन जिनके साथ मोल्स आ रहे हैं, अब आगे हम पढ़ेंगे कि नंबर ऑफ मोल्स को हम लोग साथ लगाते हैं, जिनके पास मोल्स आ गए हैं, अब उसको कैसे हम लोग वेरीफाइड करेंगे, उसे कैसे डिफाइन करेंगे, हम लोगों ने इस चीज को पढ़ना था। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? देखें, इसके पास 1 मोल, इसके पास 3 मोल। अगर मैं आपको एक और रिएक्शन लिख के दिखाता हूं, जैसे हमारे पास जनाब SO2 का 2O2 के साथ रिएक्शन हो तो SO2 का और 2SO3 बनता है। ऐसे ही है जी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये यहाँ पे 2 मोल्स है, यहाँ पे 1 मोल्स है। सॉरी नो, यस, रिएक्शन बैलेंस है 2 to the 4 3 to the 6। हाँ, बैलेंस है। क्लियर है? तो इसका मतलब क्या है बच्चों? इसका मतलब ये है कि ऐसे रिएक्शंस पे जनाब ये सिंपल डेरिवेशन अप्लाई नहीं हो रही थी। फिर हम लोगों ने इसकी जनरल एक्सप्रेशन ड्राइव की। शुरू करें? चलो भाई, आइए, समझ के नहीं आई? फिर दोबारा बता रहा हूं, ये सिंपल रिएक्शन है जिनमें मोल्स की तादाद 1 है, लेकिन जिसमें मोल्स की तादाद 1 से ज्यादा हो गई, मोल्स ज्यादा हो गए, उस केस में हम लोगों ने इसकी जनरल एक्सप्रेशन बनाई, जो भी हम लोग बनाने लगे। क्लियर? क्लियर? ओके, यस, शुरू करते हैं। चले भाई। नानी तेरी मोरनी को ले गए, बाकी जो बचा था काले चोर ले गए। ला 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 ला।
लॉ ऑफ मैस एक्शन किसने दिया था? सेमगुलबर्ग ने। कब दिया था? 1869 में। क्या कहता था लॉ ऑफ मैस एक्शन? लॉ ऑफ मैस एक्शन कहता था, लॉ ऑफ मैस एक्शन की स्टेटमेंट लिख देते हैं। अब स्टेटमेंट थोड़ी सी उसने चेंज की, उसने कहा जनाब लॉ ऑफ मैस एक्शन कहता था रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मैसेज ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंस, एक्टिव मैसेज ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंस, एक्टिव मैसेज ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंस। लेकिन उसने एक और बात की, उसने कहा उसके जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे रेज टू पावर टू द एक्टिव मैसेज ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंस, उसने कहा था जनाब रेज्ड पावर of the active masses of the reacting substance। सर क्या बात कर रहे हैं आप? समझ में नहीं आ रहा ये रेज टू पावर क्या चीज है? आओ समझते हैं। शुरू करूं? चलो भाई, जनरल एक्सप्रेशन पहले सिंपल की थी, अब जनरल करने लगे हैं। मजा आ जाएगा बच्चों, मजा फील करवाएंगे इस बात को। करें? चलो करते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास है, उसके साथ एक स्मॉल है। हाँ सच्ची बात याद आई, आपने बोला था हाँ स्मॉल भी है, सी स्मॉल सी है, डी स्मॉल डी है। हाँ सर सही है, वैसा वैसा कुछ लग रहा है जो आपने हैबिट्स प्रोसेस वाली बात बता रहे थे। ए स्मॉल ए, बी स्मॉल बी। ये क्या कहता है? रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मैसेज। यहाँ पे रेट ऑफ फॉरवर्ड, यहाँ पे रेट ऑफ रिवर्स। बात वही, ए प्लस बी बनेंगे सी प्लस डी बनाएंगे। करें? ए प्लस बी बनेंगे सी प्लस डी बनाएंगे। सर नो? यस। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर दोबारा करके दिखाओ ये लोग, बस घंटे के मोल। चलो, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन is directly proportional to rate of forward reaction is directly proportional to active mass of A। ऐड कभी नहीं लिखना। अच्छा सर ये A क्या है? ये A B C D स्मॉल a b स्मॉल d स्मॉल d ये है क्या बच्चों? ये A B C D तो आपको पता है ये क्या है? ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट, और जब हम उसको एक्टिव मैस में एक्सप्रेस करते हैं मतलब स्क्वायर ब्रैकेट में, तो इसे मोलर कंसंट्रेशन बोलते हैं, एक्टिव मैस बोलते हैं। ये स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल d हमारे पास है बच्चों नंबर ऑफ मोल्स। क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। अब क्या बन जाएंगे? ये बन जाएंगे इसकी पावर। क्या बन जाएंगे? पावर। वैसे बच्चों को हम लोग ये यू बात बताते हैं, लेकिन मैं इसकी लॉजिकल रीजन भी दूंगा आपको कि हम लोग यू बताते हैं जनाब कि आपने लॉग का थर्ड लॉ पढ़ा है 9th क्लास के अंदर। लॉग का थर्ड लॉ क्या कहता है? लॉग का थर्ड लॉ कहता है कि अगर लॉग के आगे कोई चीज पड़ी होगी तो उसकी क्या बन जाएगी? पावर। क्या बन जाएगी? पावर। हम यू समझाते हैं, लेकिन इसकी लॉजिकल रीजन भी मैं आपको दूंगा अभी थोड़ी देर बाद। क्या बन जाएगी इसकी? पावर। क्या बन जाएगी? पावर। अच्छा, फिर इससे लिखते हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए बी। आपको जरा ये थोड़ा सा अप्लाई होता नजर आ रहा है? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेज टू पावर ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक्टिव मैस ऑफ नंबर ऑफ मोल्स, सॉरी लिखना भूल गया बच्चों में, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक्टिव मैस ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। ठीक है जी, तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स उसके रेज टू पावर है। क्यों ऐसा क्यों? आओ जरा समझते हैं। चलो, N2 + 3H2 बड़े डिटेल में पढ़ाऊंगा, बड़ा मजा आएगा। एक एक बात की लॉजिकल रीजन दूंगा, कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा मैं। आओ जरा इसका रेट लिखते हैं। इसे मैं यूं लिखूं N2, इसकी पावर क्या होगी 1, 3H2 इसकी पावर क्या होगी 3। इसका मतलब क्या है? पावर पे क्यों लेके आए? पावर पे लेके आए इसका मतलब यह है कि H2 कितनी मर्तबा है? H2 मर्तबा है 1 2 3। इसका मतलब है H2 क्या है? 3 टाइम्स है। बेसिस सेम हो तो क्या होती है? पावर्स ऐड हो जाती है। हमने इसको पावर इसकी इसलिए बनाया क्योंकि H2 3 का मतलब है कि H2 हाइड्रोजन गैस कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स। कितने टाइम्स है बच्चों? 3 टाइम्स। मतलब H2 1 H2 2 H2 3। यस और नो? यस, दैट्स व्हाई यू कैन से दैट कि नंबर ऑफ मोल्स जो होते हैं वो रेज टू पावर में जाते हैं। नंबर ऑफ मोल्स में बताते हैं हाउ मच क्वांटिटी इज प्रेजेंट देयर। यस और नो? यस। फील हो रहा है कि नहीं हो रहा? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? एक और एग्जांपल दूं। एक बच्चा कहता है एक और एग्जांपल। चलो एक और एग्जांपल। हमारे पास है SO2 + O2 गिव टू SO3। आ रहा है समझ? फील हो रहा है? अच्छा, इसका जनाब लिखते हैं इसकी पावर 2 इसकी पावर O2। सर आपने पावर पे क्यों लिखा? पावर क्यों लिखी? पावर इस वजह से लिखी, ये बता रहा है SO2 के 2 मॉलिक्यूल्स हैं। इसे यूं भी लिख सकते थे ना। आपने पुराने वाले कॉन्सेप्ट में, मुझे लगता है नजर नहीं आ रहा होगा, यहाँ पे लिख देता हूँ इसको। पुराने वाले कॉन्सेप्ट में यूं भी तो लिख सकते थे SO2 1 SO2 1। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ये एक बेसिस सेम पावर Z, तो क्या लिखना पड़ेगा 2। दैट्स व्हाई हम लोगों ने इसे नंबर ऑफ मोल्स को क्या बनाया? पावर। क्या बनाया? पावर। अब समझ आया कि नहीं? फील हुआ कि नहीं हुआ? ओके, आगे चले। समझ आ गया? डन। चलो भाई, नानी दरी बच्चे कहते हैं सर आप बच्चों वाले गाने गाते हैं। हाँ क्या करें बच्चों, बच्चे हैं अभी। अच्छा आगे चलें। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन खत्म करके एक कांस्टेंट लिखा है KF। A B B। क्लियर? यस। इसे एक इक्वेशन 1 कह दिया। आगे चलूं? चलो चले, चलो भाई चलो
रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, मैं अब डायरेक्ट लिख रहा हूँ, क्या वैसे लिख दूँ? नहीं यार डायरेक्ट लिखते हैं, सी एंड डी। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर वैसे भी लिख दे, चलो वैसे भी लिख देते हैं यार। रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, बड़े आलसी हो बच्चों तुम लोग, आलसी से मुराद बड़े तुम निकम्मे हो, निकम्मे, गैंडे के मुँह वाले हो, गैंडे के मुँह वाले, ठीक है। चलो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी एंड डी, के आर सी एंड डी, क्लियर। अच्छा इस इक्वेशन 2 कह दो, बात फिर वही आएगी एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में क्या होता था बच्चों? इक्विलिब्रियम में होता था आर एफ किसके बराबर होता था? आर आर के, आर एफ की वैल्यू क्या है? आर एफ की वैल्यू है के एफ ए। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है, ओके। के एफ ए बी, सर क्या ए बी सी पढ़ रहे हो? सी डी मल्टीप्लाई, इधर आगे क्या होगा? डिवाइड के एफ ओवर के आर, के एफ ओवर के आर सी डी ओवर ए बी, सी डी ओवर ए बी। पावर तो डाली नहीं भाई, पावर डाल दी। अच्छा जब दो कांस्टेंट डिवाइड होते हैं एक न्यू कांस्टेंट आया था जिसका नाम क्या था? के सी। क्या नाम था? के सी। के सी किसके बराबर होता है? के सी बराबर होता है, के सी बराबर होता है जनाब सी डी ओवर ए बी। अच्छा मुझे बताओ सी डी क्या था? यहाँ पे सी डी था प्रोडक्ट, ए बी था रिएक्टेंट, तो मैं लिख सकता हूँ के सी किसके बराबर है? यहाँ पे नीचे नजर नहीं आएगा बच्चों, इधर लिख रहा हूँ, इधर जरा फोकस करना। के सी किसके बराबर है? के सी बराबर आया प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट। किसके बराबर आया? प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट। मुबारक हो बच्चों, हम लोगों ने इक्वेशन ड्राइव कर ली, मुबारक हो। केसी किसके बराबर आया? प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट। यस और नो? यस। अच्छा केसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ना, के कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है, सी बोलता है बच्चों कांस्टेंट कंसंट्रेशन। इसका मतलब क्या होता है? बड़ा बोलो, कांस्टेंट कंसंट्रेशन। इसका मतलब है कांस्टेंट कंसंट्रेशन पे प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट बराबर होगा इसके। यस और नो? यस। क्लियर? अच्छे से क्लियर बच्चों। ये था लॉ ऑफ मैथ सेक्शन, इसकी सिंपल डेरिवेशन की, जनरल डेरिवेशन की। आई होप सर आपको एक एक चीज लॉजिकल रीजनिंग से समझाई कि रेज टू पावर कैसे आएगी। और एक चीज याद रखिएगा कि इसको आप लोगों ने एक तो बीच में एडिशन का निशान नहीं लगाना, क्यों? क्योंकि एक्टिव मैथ्स ऐड नहीं होता, हमेशा इसका प्रोडक्ट लिया जाता है। क्लियर? अच्छे से इसकी हेडिंग्स बना के कीजिएगा, अच्छे से इसे प्रिपेयर कीजिएगा। अपना और अपने घर वालों का ध्यान रखें। अल्लाह हाफिज़।